फिर से एक अमेरिकन राइटर और शॉर्ट स्टोरी आज हम कवर करने वाले हैं और शॉर्ट स्टोरी का नाम है साउंड ऑफ थंडर। तो जो साउंड ऑफ थंडर है वो री ब्रैडबरी ने लिखी है और अमेरिकन राइटर है। आपके पास अमेरिकन राइटर है, इसका मतलब जो कंटेंट है आपके पास वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद साइंटिफिक राइटिंग है। पहले मैं इसमें आपको सब बता दूं कि राइटिंग क्या है। तो पूरी राइटिंग जो है वो साइंटिफिक राइटिंग है। तो साइंटिफिक राइटिंग है और रे ब्रैडबरी ने लिखी है। रे ब्रैडबरी अमेरिकन राइटर 2000 और 1990s के राइटर है, बहुत फेमस राइटर है, अमेरिकन राइटर। तो जिसमें वर्क है हमारे पास, ये फेमस इसलिए थे, वैसे तो सारी राइटिंग इनकी बहुत अच्छी राइटिंग है, पर इनमें जो सबसे फेमस राइटिंग है वो फ़ारेनहाइट 451। पर इस जो हमारे पास अभी सिलेबस में है फाइनली वो साउंड ऑफ थंडर, यानी एक शॉर्ट स्टोरी, हम शॉर्ट स्टोरी को कवर करने वाले हैं। और राइटिंग जो छोटे में हमने वो देखा था फूड साइकिल और फूड वेब, जब हम पढ़ते थे एक फूड साइकिल को, कि जैसे उसने उसको खा लिया फिर उसने उसको खा लिया, तो उसमें से अगर एक भी एलिमेंट को अगर आप हटा दो तो दूसरे की जो है वो अमाउंट वो बढ़ने लग जाता है। इसी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट के ऊपर ये पूरी राइटिंग है, वो समझ आ जाएगा आपको धीरे धीरे। तो एक तरह का फूड साइकिल वाला कंसेप्ट है, जैसे कि हम छोटे में करते थे फूड साइकिल। जैसे एक ये है जो एनिमल है ये उसको खा रहा है, फिर वो एनिमल इसे खा रहा है, फिर ये वाला एनिमल इसे खा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हम पूरे वो कवर करते थे ना, फूड वेब और फूड साइकिल, वही वाला कंसेप्ट है। अगर मान लो ये ए एनिमल जो है वो बी को खाता है और बी जो है वो सी को खाता है, अब सी जो है वो डी को खाता है। अगर इस तरह से इस एलिमेंट में अगर हमने सी को गायब कर दिया, अगर सी को गायब कर दिया तो जो बी जो है वो सी को खाता है, तो बी भी अपने आप कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा और ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है और जो हमारे पास पूरा फूड वेब और फूड साइकिल का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी जैसे कंसेप्ट को, एक बहुत ही सॉफ्ट कंसेप्ट को यूज़ किया है और जिसमें कि फ्यूचर और प्रेजेंट और पास इन तीनों को एमैलगेटेड किया गया, इन तीनों को मिक्स किया गया है। जैसे कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक टाइम मशीन है, टाइम मशीन वाला फैक्टर यूज़ कर रखा होगा, फिर इसके बाद ये हंटिंग के लिए जाते हैं पास्ट में। पास्ट में जो है वो कैरेक्टर जो है वो हंटिंग के लिए जाते हैं और उसकी वजह से जो है कुछ छोटी छोटी जो है गलतियाँ इनसे पास्ट में हो जाती है, जिस वजह से जो उनका अभी का जो प्रेजेंट है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो पूरा प्रेजेंट थ्रैश हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। यानी जैसे कि वहाँ जिस एनिमल को ये मार देते हैं उस वजह से जो दूसरे वाली हैं उस उनकी जो है वो बढ़ने लग जाता है और कई इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, कई प्रजाति। तो उसी तरह के कंसेप्ट को यूज़ कर रखा है। तो एक नेचर से कनेक्टेड राइटिंग है, प्लस इसमें साइंटिफिक टेस्ट है और टोन है, उसमें बायोलॉजिकल एसेंस दिखा रखा है और सर्वाइवल मैकेनिज़्म दिखा रखा है और एक यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्टर दे रखा है कि किस तरह से इस पूरी लाइफ है एक ये पूरी चेन की तरह चलती है और एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। वो करा होगा आपने 10th क्लास में, आई थिंक 10% लॉ। एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होता है एक उससे दूसरे लेवल में, तीसरे लेवल में, और यही एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस तरह के कंसेप्ट के ऊपर बहुत ही प्लॉट अच्छा लिखा है, क्योंकि अमेरिकन राइटिंग है तो कंटेंट तो बहुत अच्छा मिलने ही वाला है आपको। तो इस तरह से इस पूरी राइटिंग को बहुत साफ और सुथरे तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरह से साइंटिफिक वे से प्रेजेंट किया है। तो साउंड ऑफ थंडर, अब ये साउंड ऑफ थंडर का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके दो मतलब निकल के आ सकते हैं। अब ये साउंड ऑफ थंडर जैसे कि बता रखा है, ये जो साउंड है किसकी साउंड है, डायनासोर की। और ट्राइनोसॉरस दिखा रखा है इसमें, डायनासोर में भी एक ट्राइनोसॉरस होता है। तो उसके साउंड है, कहीं ना कहीं उसके साउंड जो है वो पास्ट में जो उसका साउंड है वो कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट को अल्टर कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। या तो ये मतलब हो सकता है, या इसमें और भी होगा। जैसे हम कहानी के एंड पे पहुंचेंगे आपको समझ आ जाएगा कि किसके गन से किसको शूट किया गया था, क्या पता उसकी वजह से भी ये साउंड ऑफ थंडर हो सकता है। अब फटाफट आगे राइटर को देखते हैं हम। राइटर ने क्या किया, देखो अबाउट दी ऑथर। तो रे डॉगलस एंड ब्रैडबरी, वो 1920-2012 यानी मॉडर्न राइटर है। वॉज एन अमेरिकन ऑथर एंड द स्क्रीन राइटर, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड 20th सेंचुरी के अमेरिकन राइटर में सबसे ज़्यादा जो क्या क्या लिख रखे हैं उन्होंने, फैंटेसी राइटिंग है, साइंटिफिक राइटिंग है, हॉरर भी देख सकते हो आप, मिस्ट्री भी है और रियलिस्टिक फिक्शन भी लिख रखी है। ब्रैडबरी ज़्यादातर जाने जाते हैं फ़ारेनहाइट 451, 1953 में इन्हें पब्लिश हुई थी ये। और बहुत बहुत अच्छी राइटिंग, कभी अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखना। और कुछ शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है, जैसे कि मार्शियन क्रॉनिकल्स, द इलस्ट्रेटेड मैन, एंड द बेस्ट नॉन फॉर दिस स्पेक्यूलेटिव फिक्शन, और डेनिडल वाइन, द शैडो, द वाइट वेल, द मॉबी डिक, मॉबी डिक अगेन,
बहुत ही अच्छी राइटिंग है। इस मॉबी डिक को समझने के लिए एक और आपको अमेरिकन राइटर कवर करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता अभी इतना सारा आपको डीप में समझाने से कुछ होगा। तो अभी सिर्फ आप ये समझो कि सिलेबस के रिगार्डिंग जो है आपके पास डगलस ब्रैडबरी, इसमें किस किस चीज़ को आपको लिखना है। एक तो फैंटेसी, साइंटिफिक फिक्शंस राइटिंग इनकी बहुत वो होती थी, सारी राइटिंग में आपको वही मिलेगी। उसके बाद फ़ारेनहाइट 451, इसको पक्का लिख के आना। इलस्ट्रेटेड मैन को पक्का लिखना, और द मॉबी डिक। ठीक है, ये तीन आपको वहाँ पे लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो तो है ही। अब इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। साउंड ऑफ थंडर इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन शॉर्ट स्टोरी ऑफ द अमेरिकन राइटर। और प्लॉट इसमें क्या है, इस पूरी कहानी में टाइम ट्रेवल स्टोरी इज नॉट हाउ चेंजिंग द पास्ट कुड ब्रिंग अबाउट द मोमेंटस एंड द कैटास्ट्रोफिक चेंज टू द फ्यूचर, कि कैसे अगर हम पास्ट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है फ्यूचर पे और प्रेजेंट पे। इस तरह की कंसेप्ट को इसमें दिखाया गया। अ साउंड ऑफ थंडर इज़ ऑफन टॉट इन स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो बकवास की बात है, ये तो हर जगह पढ़ाई जाएगी जो चीज़ है। पर यहाँ दिखा रखा इंपॉर्टेंस कितनी है इस राइटिंग की, तो बस ये ध्यान रखना है कि किस तरह से पास्ट की थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन भी प्रेजेंट के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। इस स्टोरी को पहले पब्लिश किया गया था कॉलेज मैगजीन में 1952 में, और उसके बाद किया गोल्डन एप्पल ऑफ द सन, तो उस कलेक्शन में। तो कलेक्शन का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी, द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन। इस कलेक्शन में से एक तुम्हारे पास सिलेबस में क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम क्या है, साउंड ऑफ थंडर। और किस तरह की राइटिंग है, साइंटिफिक राइटिंग है अगैन, ठीक है। और एक छोटे से कंसेप्ट के लाइफ साइकिल के कंसेप्ट को इससे कनेक्ट किया गया, यानी फूड वेब, फूड साइकिल, ठीक है, इस तरह के कंसेप्ट को इससे कनेक्ट किया गया। अब प्लॉट समरी, अब कहानी की शुरुआत होती है। देखो कहानी की शुरुआत कैसे है, नॉर्मल सी है ये, बिल्कुल इतना ज़्यादा टफ नहीं है आपके पास, तो बहुत ही सिंपल है और हम इसे सिंपल तरीके से ही करेंगे। ये स्टोरी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, सम अराउंड 2055। तो कहानी की शुरुआत है 2055 में। अ टाइम ट्रैवल सफारी कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट, द टाइम सफारी, याद रखना, टाइम ट्रैवल सफारी कंपनी एक सफारी कंपनी है जो सफारी करवाती है। देखो सफारी टर्म आपको पता होगा, जंगल के उससे उठाया गया है, कि जैसे जंगल में सफारी करवाने के लिए अलग अलग जानवर के जंगल के बिल्कुल बीच में से वो सफारी करवाते हैं ना, राइड, वहाँ से कंसेप्ट को उठाया गया है। तो अ टाइम ट्रैवल सफारी कंपनी एक सफारी कंपनी है जो कि टाइम ट्रैवल करवाती है, याद रखना टाइम ट्रैवल। और उस कंपनी का नाम इन्होंने क्या दे रखा है, टाइम सफारी, ठीक है, कंपनी का नाम है टाइम सफारी, ठीक है। और ये टाइम सफारी, ठीक है। दे अलाउज द एनिमल हंटर टू ट्रैवल बैक, ये एनिमल हंटर को लेके जाती है थ्रू टाइम मशीन, और किल अ लॉन्ग एक्सटिंक्ट एनिमल, और ये सिर्फ उन्हीं को मारती है जो कि एनिमल आज नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन एनिमल को मारना है। यानी कंसेप्ट समझो, जैसे कि मान लो कोई एक एनिमल ए है और ये टाइम ट्रैवल करके ये पास्ट में गए ऐसे, ठीक है, और ये अभी प्रेजेंट का टाइम है, और अभी ये एनिमल सरवाइव नहीं करता, पर इन्हें पता है ये एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था इस पॉइंट पे, यहाँ पे ही ख़त्म हो गया था। तो आपको पास्ट में जाके ये टाइम ट्रैवल कंपनी जो है वो पास्ट में ले जाएगी, और आपको हंट करना है किसको, सिर्फ एक को ही हंट करना है, क्योंकि अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो यानी वो वैसे भी मरने वाले हैं कुछ सालों बाद, पास्ट में भी कुछ सालों बाद मरने वाले हैं। वो कैसे पता, हमें प्रेजेंट के थ्रू, क्योंकि प्रेजेंट में वो एनिमल दिखते नहीं है। तो सिर्फ उन्हीं को मारना है जिसके ऊपर रेड कलर का डॉट लगा रखा होगा, एक स्पेशल निशान होगा, वो जो बताएंगे, जो टाइम ट्रैवल कंपनी के जो एजेंट जाएंगे वो बताएंगे, ठीक है आपको इसको शूट करना है, अब इसको शूट करना है, अब इसको शूट करना है। तो वो पहले से निशानी लगाएंगे, सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को शूट करना है, क्योंकि वो बीच में जो है, जैसे बीच में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो सिर्फ उन एनिमल्स को ही शूट करना है और बाकी किसी को नहीं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं डायनासोर, तो मेन इसमें डायनासोर के ऊपर कंसेप्ट को घुमा रखा है। अ मैन नेम द एक्ल्स टर्न अप एंड रेडी टू अंडरटेक ए सफारी। तो जो हमारे पास जो मेन है जिसने इस सफारी को ज्वाइन करने के लिए हाँ किया, जो चाहता है अंदर से, ठीक है मैं सफारी में जाना चाहूँगा, उसका नाम क्या है, एक्ल्स। वी लर्न दैट द, और साथ ही साथ अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हो रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में। और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखो दो दो पार्टी खड़ी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी क्या है, डिक्टेटरशिप पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जिसमें कि लोग चुन के अपना प्रेसिडेंट खुद बिठाएंगे, और डिक्टेटरशिप में क्या है, हेरारिकल फॉर्मेट है ना, ऊपर के थ्रू मूव करता रहेगा, डिक्टेटरशिप तानाशाह टाइप की। तो इलेक्शन होने वाला है जिसमें कि सभी को ये चाहते थे कि केथ जो है वो जीतेगा, ठीक है, रेदर देन इज अपोनेंट। ड्यूशर नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि ड्यूशर जो है वो एंटी इंटेलेक्चुअल है और वो अमेरिका को डिक्टेटरशिप में बदल सकता है। तो वहाँ पे हो इलेक्शन ऐसे रहे हैं, पर दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक एक केथ है, केथ सबको पता है कि एक इतना अच्छा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को यहाँ पे मूव करेगा, जबकि दूसरा कहीं ना कहीं अमेरिका को डिक्टेटरशिप में बदल देगा, जिसका नाम क्या है, ड्यूशर। ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो को दिखा रखा है।
अब ईगल जो है वो इंक्विजिटिव होता है, अंदर से बहुत जिज्ञासु कि भाई मुझे चलना है, मुझे सफ़र करना है। आस्किंग सफारी गाइड को कहता है, सफारी गाइड का नाम ये रखा ट्रेविस, अबाउट द वे द सफारी वर्क्स, उससे पूछता है सफारी काम कैसे करती है। द ट्रेविस टेल्स हिम दैट इज फेलो हंटर देयर आर द टू अदर मैन ट्रैवलिंग बैक विद द ट्रेविस एंड हिज असिस्टेंट लेस्परेंस टू स्टिक टू द पाथ ओनली शूट वेयर ही टेल्स देम टू शूट। देखो अब ट्रेविस है, ट्रेविस के साथ उसका एक असिस्टेंट भी जा रहा है। उस असिस्टेंट का नाम क्या, लेस्पेरेंस। तो देखो सिंपल करते हैं, बिल्कुल इसे सिंपल करते हैं। अब सिंपल में क्या है कि सिंपल सिंपल में सिंपल नहीं है वैसे, कि ईकल है, जो ईकल है वो सफारी कंपनी के थ्रू ट्रैवल करने के लिए जा रहा है पास्ट में। और वो जो सफारी जो कंपनी है उसमें जो गाइड है जो उन्हें लेके जाएगा उसका नाम ट्रेविस है। और ट्रेविस अकेला इतना काम नहीं देख सकता, तो उसका एक असिस्टेंट है वो भी जाएगा उसके साथ। तो ट्रेविस का असिस्टेंट लेस्पेरेंस किसको लेके जाएंगे, एकल को लेके जाएंगे। और इन्होंने यही बता दिया था कि सिर्फ ये ध्यान रखना कि सिर्फ उसी को शूट करना है जिसको हम कहेंगे, उसी को शूट करना है, उसके अलावा किसी और को शूट बिल्कुल भी नहीं करना। और इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि एंटी ग्रेविटी है। देखो जिस मशीन के ऊपर वो मूव कर रहे हैं दैट इज़ एन एंटी ग्रेविटी मशीन। तो एंटी ग्रेविटी मशीन है, यानी ग्रेविटी धरती से, एंटी ग्रेविटी का सिंपल कंसेप्ट क्या है कि यार वो धरती से टच होकर नहीं चलेगी, ऊपर ऊपर चलेगी, तो उससे नीचे नहीं उतरना, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर पाथ है जिस कंसेप्ट से उसे बनाया गया, तो उसी पाथ के ऊपर आपको है जो मूव करना है, तो उससे बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरना। तो इस एंटी ग्रेविटी उस मशीन के ऊपर जो है वो मूव करके वो उन तीनों को जाना था। तो अब उसे किल किसको करना है पहले ही बता दिया था, ट्राइनासोरस को मारना है। किसको मारना है, ट्राइनासोरस को। अगर आपको देखना हो किस तरह का तो आप गूगल करके देख लेना इसे। ये 60 मिलियन ईयर पास्ट में गए हैं, देखो ध्यान से सुनना, 60 मिलियन ईयर्स, ठीक है, इतने पास्ट में गए हैं। द डायनासोर हैज़ बीन स्पेशली चूजन एंड मार्क बाय द लेस्पेरेंस। लेस्पेरेंस ने उस पर पहले ही मार्क लगा रखा था। कैसे मार्क लगा रखा था, रेड पेंट से, क्योंकि ये आते जाते थे, इन्होंने पहले ही पेंट वो लगा रखा था कि ठीक है ये मार्क लगा रखा है, अगली बार जब कोई आएगा तो उसको इस इन इनको मरवाना है। ठीक है, तो एक बिल्कुल ऐसी जैसे कि ट्रांसपोर्ट की आजकल कंपनी होती है जो कि स्पेशल अलग अलग जगह हमें घुमाने के लिए ले जाती है, इसी तरह का एक ट्रैवल कंपनी है। और ट्रैवल पूरी ट्रैवल सफारी ट्रैवल कंपनी है जिसमें कि लेस्पेरेंस जो है वो पहले ही रेड पेंट से उन पे लगा के रखा, सिर्फ उसी को मारना है। अब सबको पता ही है नॉर्मली कहीं ना कहीं कुछ तो गलती होगी। तो राइट एनिमल नथिंग एल्स, इसके अलावा किसी और को नहीं माना। तो टाइनासोर रेक्स टारगेटेड फॉर द हंट ओरिजिनली वुड हैव डाइड अ फ्यू मिनट्स लेटर इन एनी केस, सो दैट दे नो इन किलिंग एंड दे आरंट इंटरफेयरिंग विद द पास्ट। तो इसको इसलिए करा गया था क्योंकि जैसे उसे मारते हो तो कुछ मिनट के अंदर अंदर ही मर जाता है, और साथ ही साथ क्या है कि वो उसके बाद वो सर्वाइव भी नहीं करेंगे, पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इससे ऊपर उनके ऊपर असर नहीं आएगा। तो ट्रेविस इज़ वेरी फर्म व्हेन दी हैमरिंग होम एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेकिंग टू द इंस्ट्रक्शन। ट्रेविस जो है वो पहले ही कह रहा था कि बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। And the US government doesn't like the traveling back in the time, so the Time Safari Corporation have to pay a lot of money to keep them sweet and take all the sorts of the precaution. यूएस गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं पसंद था इस तरह से कोई इस टाइम के साथ छेड़खानी करे और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पास्ट में जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं प्रेजेंट चेंज हो सकता था, ये यूएस गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता था। पर फिर भी ये उसे इतना ज़्यादा मोटा पैसा देते थे, है ना, स्वीट मनी, एक हैंडसम मनी इन्हें देते थे और इनका मुंह बंद करवा देते थे। एक तरह का करप्शन का कंसेप्ट भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो when the Travis tells them that even stepping on and the killing the mouse so far in the past, उस ट्रेविस ने साफ बता दिया था, और उसके चेले लेस्पेरेंस ने तो सिर्फ टिक लगाया था रेड पेंट से। पर ट्रेविस ने बता दिया था अगर इसके अलावा किसी और को भी मारा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ को भी अगर तुम छेड़ोगे, यानी नेचर का एक परफेक्ट बैलेंस है, कहते हैं ना, हर एक का एक पर्टिकुलर एक रिलेशन है, अगर उसमें हम थोड़ा बहुत भी अगर चेंज करेंगे तो उसके कारण पूरा जो प्रेजेंट है वो पूरा बदल सकता है। तो इसीलिए उसको काफ़ी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई थी। दैट वन डेड माउस हैड लिव्ड माइट हैव एट द होल फैमिली ऑफ द माइस। वही कह रहे हैं अगर एक चूहा रहता तो उसके कई सारे वही होते, कई सारे और उसके बच्चे होते और फैमिली होती, और उस फैमिली के ऊपर जो है बाकी कई एक ऐसे स्पेसेस होंगे जो उस पर डिपेंड करेंगे, उनके लिए वो एज एन काम करेगा, ठीक है, एज एन फूड। तो वो सारे कंसेप्ट को दिखा रखा है यहाँ पे एक तरह का फूड चेन का। तो इकल से डिसमिसिव दैट सच स्मॉल चेंजेस इन द पास्ट कुड हैव द कोलोसल रैमिफिकेशन। तो इकल को लग रहा था इतनी छोटी सी चीज़ अगर बदलेंगे तो इस तरह से कैसे बदल सकता है सब कुछ, तो उसे कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को लेके हल्का फुल्का डाउट भी था। पर आपको पता है पॉलिनेटर्स, इतने छोटे छोटे पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे कि बीज हो गए, बटरफ्लाई हो गए,
है ना। इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पार्क और अलग अलग तरह के फूड और ये सब के लिए यही पॉलिनेटर्स काम आते हैं। एक जगह से लेके एंथर एंड स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स एक जगह से लेके दूसरी जगह मूव करवाते हैं, तभी तो जाके होते हैं ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से फिर ये सारा कुछ होते हैं। तो बहुत बड़ा रोल होता है एक छोटी सी छोटी चीज़ का, यही पूरे इस परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं और हमारे फूड चेन और फूड साइकिल को। तो ट्राइनासोरस को जैसे कि रखा गया था, द फियर्स एंड द मैजेस्टिक द बीस्ट एंड द ईगल्स ग्रो टेरिफाइड। जैसे उसने वहाँ देखा तो वो टेरिफाइड, वो डर गया एंड क्लेमिंग दैट दे विल अनेबल टू किल इट, और कहने लगे मिस हमसे नहीं मारा जाएगा ये। एंड ही वियर्स ऑफ द स्पेशली डिजाइनेटेड पाथ, और वो अपने रास्ते से उतर गया, एंटी ग्रेविटी मशीन से उतर गया, जिसकी वजह से जो है उसने जंगल में पैर रख दिया। अब वहाँ रखना अलाउड नहीं था क्योंकि कई सारे स्पीसीज थे, वो मर जाते और उसका इम्पैक्ट आ सकता है। हाँ, माना कि कहीं ना कहीं एग्जैगरेटेड रखी गई है राइटिंग, है ना, कि एक छोटे छोटे इतने स्पीसीज मर गए तो इस वजह से पूरा फ्यूचर बदल जाएगा, एग्जैगरेशन है। पर फिर भी अगर एग्जैगरेशन जैसे कंसेप्ट को साइड हटा के बात करें कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे, इस तरह की कंसेप्ट को हटा के देखिए, तो भी हम कह सकते हैं बहुत ही परफेक्ट राइटिंग है ना, एक सही बैलेंस दिखाया गया है। दी अदर मैन शूट एंड दे किल द डायनासोर, सब बाकी मार देते हैं क्योंकि अगर नहीं मारते तो वो डायनासोर उसके पर हावी हो जाता क्योंकि इसे मारा नहीं जा रहा था। एंड वेट इन द टाइम एज अ पनिशमेंट फॉर द फ्लोटिंग द इंस्ट्रक्शन एंड वॉकिंग इन टू द जंगल, द ट्रेविस मेक्स द ईगल्स गो एंड रिट्रीव द बुलेट फ्रॉम द माउथ ऑफ द डेड एनिमल। अब ट्रेविस कहता है ईगल को जाओ और उसके मुंह से वो बुलेट निकाल के लाओ। दे देन रिटर्न टू द प्रेजेंट वर्ल्ड विद द ट्रेविस इन टू माइंड्स। अब ट्रेविस, अब उसके बाद वो वापस आ रहे थे प्रेजेंट की तरफ। अब ट्रेविस के पास दो दिमाग थे, या तो वो ईगल को मार दी, ठीक है, फॉर डिसोबेइंग दिस ऑर्डर, कि वो ऑर्डर को फॉलो नहीं किया उसने, एंड गेटिंग द सफारी कंपनी इनटू ट्रबल। है पूरी सफारी कंपनी जो है वो ट्रबल में आ सकती है क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा दे के ब्राइब करके वो यूएस गवर्नमेंट से अपने पूरे इसको चला रहे थे और इसने उसके रूल को तोड़ दिया। हाउएवर अपॉन देयर अराइवल दे नोटिस दैट ऑल द थिंग्स अपनी डिफरेंट। जैसे ही वो आते हैं वो देखते हैं सब कुछ बदल चुका होता है। द एयर हैज़ अ केमिकल टेन टू इट, हवा में अजीब सा केमिकल स्प्रेड हो रखा होता है। सफारी कंपनी साइन हैज़ चेंज, उसका साइन भी बदल रखा होता है, इम्प्लाइंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन द डिफरेंट टू, इंग्लिश लैंग्वेज भी बदल चुकी होती है वहाँ पे। दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम द मैन ऑन द फ्रंट डस्ट दैट द ड्यूशर वॉन द इलेक्शन। अब इलेक्शन कौन जीत गया, देखो स्टार्टिंग में बता रखा था कि केथ के जीतने के चांसेस थे जिसने कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे रखा था, पर एंड में ऐसा लग रहा है कि ड्यूशर, पर जब लास्ट में प्रेजेंट में पहुंचे तब पता चला कि ड्यूशर इलेक्शन जीत गया। यानी वो जो कि एक फैसिस्ट था, जो कि अपने उसको कंसेप्ट को चलाना चाहता था, एरोगेंट था, वो जीत गया इलेक्शन। एग्जामिनिंग द मड ऑन हिज शू, अब वो देखता है उसके पैर में जो है काफ़ी ज़्यादा रेत लगा होता है और मिट्टी लगी होती है, उसमें बटरफ्लाई जो है और कुछ इंसेक्ट मरे होते हैं। और फिर इनमें द ट्रेविस रेसेस हिज गन, और ट्रेविस अपने बंदूक को उठाता है और मार देता है ईगल्स को। तो अब यहाँ पे जो है ईगल्स को मार देता है। देखो जो एंडिंग है, एंडिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं, वैसे तो क्लियर है पर स्टिल, है ना। अब कंफ्यूजिंग किस वे में है कि हमें हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रखा क्या है क्या नहीं है। ये सब कुछ रीडर के ऊपर दे रखा है कि वो एक तरह का कंसेप्ट यहाँ पे समझे। एक तरह का यही तो होता है अमेरिकन राइटिंग में कि आप उस राइटिंग को पढ़ो, साइंटिफिक राइटिंग को पढ़ो, फिर एक खुद हाइपोथेसिस जनरेट करो और पता करो कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। अब ट्रेविस ने उसे मारा, ठीक है, और ट्रेविस ने उसको मार दिया, तो ये है द साउंड ऑफ थंडर। ये भी हो सकता है साउंड ऑफ थंडर, यानी वो जो गरज, वो जो आवाज़ आई थी, दैट मे बी द साउंड ऑफ द गन। अब वो गन का साउंड भी हो सकता है, और ये जो ट्राइनासोरस को जो मारा गया था उसका साउंड भी हो सकता है। तो दो तरह के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये दो तरह के साउंड हो सकते हैं इन थंडर। एंड में हमें दिखा रखा है कि किस तरह से केमिकल टिंट आ गया और जो साइन है वो चेंज हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जो बुलेट वहाँ रह गया होगा जिसको वो आप इसे रिट्रीव नहीं कर पाए, क्या पता उस बुलेट से उस टाइम पे किसी ह्यूमन ने कुछ अलग निकाल लिया होगा, और वो जो एक स्पीड चलने वाली थी, एक पेस, जैसे कि हम धीरे धीरे करके हम बुलेट तक पहुँचे, धीरे धीरे करते हम आर्म्स एंड एमिनेशन पे पहुँचे, अब वो उस समय एकदम से पहुँच गए होंगे जो उस समय बाकी होंगे। इस वजह से जो हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी बहुत पेसिंग, यानी अगर हम पेस की उससे रफ्तार से जो दुनिया है वो एकदम पलट गई। यानी जो आने वाला था 2000 या 4000 साल में, वो अब जो है वो एट प्रेजेंट जब वो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा। तो केमिकल वॉर का हमें मिल रहा है, केमिकल टेंट का मतलब क्या, न्यूक्लियर व्यूक्लियर इस तरह से वेपन चल रहे थे और सब कुछ बदल रखा था। इंग्लिश लैंग्वेज को भी हटा दिया गया था और एक फैसिस्ट जीत रहा है, डेमोक्रेटिक नहीं जीत रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि जो लोग हैं आम लोगों के पास, उनके पास सिलेक्शन कम हो गया था, यानी अब वो अपनी गवर्नमेंट को नहीं चुन सकते। वो अपनी गवर्नमेंट को नहीं चुन सकते, इसका मतलब उन्हें दबाया जा रहा होगा।
और उन्हें दबाया जा रहा होगा, इसका मतलब जो पावर में है वो होल्ड कर रहे होंगे उस समय गवर्नमेंट को, और पावर में गवर्नमेंट होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास वेपन हो सकता है, डेडली वेपन्स हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे सा हाइपोथेटिकल हमें छोड़ के चली जाती है कहानी। तो इस तरह से काफ़ी एक इनकैप्सुलेटेड वे में लिखा गया है, बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग भी है, पर सरफेस लेवल पे शुगर कोट कर रखा है इस पूरी राइटिंग को। अब आते हैं साउंड ऑफ थंडर एनालिसिस में। एनालिसिस में देखो क्या है, साइंटिफिक फिक्शियस राइटिंग है, बिल्कुल सही है, हमें पता ही है। द टेल शोज द रेड ब्रैडबरी गिफ्ट ऑफ द इकोनॉमिकल येट द लिरिकल प्रॉस। इकोनॉमिकल लिखा है, लिरिकल लिखा है, परफेक्ट डायलॉग्स लिखे गए हैं। ट्रेविस की फैमिली, ट्रेविस के अंदर फर्मली दिखाया गया, सॉरी फैमिली कह दी मैंने, फर्मली दिखाया गया ग्रोइंग इम्पेशंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट अल्टरिंग द पास। ट्रेविस को काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया कि वो काफ़ी अपनी बातों पे टिका हुआ था कि कोई भी पास्ट के किसी भी हल्के से उस कोऑर्डिनेशन, उस कोड को, ठीक है, उस कंडक्ट को छेड़ना नहीं है। बिल्कुल जो बॉन्ड है बिल्कुल ह्यूमन और नेचर के बीच में, उसको बिल्कुल भी नहीं करना। इसीलिए ऐसे से स्पीसीज को वो लेस्पेरेंस जो है वो टिक करके आया था, रेड पेन जिसको मारना था, और इसके अलावा किसी और को नहीं। To emphasize this, Bradbury थर्ड पर्सन नरेटर में इन्होंने लिखा है इस राइटिंग को। द ट्रेविस पॉइंट आउट द नेचुरल वर्ल्ड इज डेलिकेट। इकोसिस्टम के बारे में दिखा रखा है, द परफेक्ट बैलेंस दिखा रखा है, एक बॉन्ड दिखा रखा है। फिर वो ही दिखा रखा है किस तरह से लॉयन जो है वो वल्चर वल्चर वो पूरा सिस्टम दिखा रखा है फूड साइकिल का। और इकोसिस्टम और जो बायोटिक और जो बायोटिक फैक्टर है उनका भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा दिखा रखा है, और बायोटिक फैक्टर के विद इन अंदर जो है फूड साइकिल उसका कंसेप्ट भी दिखाया है। तो वही वाली बातें जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब इवन सोसाइटल एंड पॉलिटिकल डेवलप, सोसाइटल और पॉलिटिकल सिस्टम को भी यहाँ पे रखा गया है। रेलेवेंट राइटिंग इस टर्म्स इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस समय लिखी गई थी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आई थिंक वो ख़त्म ही हो चुका था, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में। और उसके बाद जो ऐसे ऐसे कंसेप्ट को, डेमोक्रेटिक और टोटलिटेरियनिज्म जैसे कंसेप्ट को, हिटलर जैसे कंसेप्ट को आगे रखा सबके। तो ये भी जो ड्यूश लैंड है और जो ड्यूशर का यूज़ किया गया, ये जर्मन का जर्मन नेम है और नाजी के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस तरफ के, नाजी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर भी एक सटायर है, एक तरह से कमेंट है। और इसके आगे जो है कोल्ड वॉर का भी प्रिकर्सिव है ये, उनको इतना पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर क्या है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है, ठीक है। तभी आप बैकग्राउंड को अटैच करके एक सही परफेक्ट मीनिंग को ट्रैक कर सकते हो। तभी हम कहेंगे कि प्रिसाइसिव आपने इस पूरे मीनिंग को समझा और अच्छी तरह से आंसर अटेम्प्ट किया है। सॉरी, कोल्ड वॉर जो है वो 1960 से 1991 तक था, ये सभी को पता होगा नॉर्मली, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 सितंबर 1 1939 से 1945, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919। तो ये इन बेसिकली इन सारे कंसेप्ट को, पॉलिटिकल सिनेरियो को ऐसे सेट कर रखा है कि एक स्ट्रक्चरल राइटिंग है, पर फिर भी इसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कंसेप्ट में लिखा गया है। कहीं ना कहीं राइटिंग को तरोड़ मरोड़ के पूरे अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से उतारा गया है। इंडियन दी बटरफ्लाई इफेक्ट, देखो दो इफेक्ट दिखा रखा है यहाँ पे, बटरफ्लाई इफेक्ट है एक, और दूसरा है रिपल इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट सच में है कि जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट के ऊपर जिन्होंने स्टडी करी उन्होंने बताया कि बटरफ्लाई वहाँ पे काम करती है एज एन पॉलिनेटर। इतने अलग अलग स्पीसीज, इतने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, ये सब इस वजह से है क्योंकि बटरफ्लाइज एंड पॉलिनेटर काम करते हैं एक जगह से। वही मैंने बताया था किस तरह से वो एक बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके एक पॉलिनेशन करवाते हैं, फिर पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन, फिर पूरा प्लांट होता है। और ऐसी जो रिपल इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट क्या बताता है हमें कि छोटा सा चेंज जो है किसी भी चीज़ में करो तो उससे बड़े बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं, पूरा इकोसिस्टम भी रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो साउंड ऑफ थंडर इन सारे कंसेप्ट को शो करता है, और ये मैंने बता दिया था ये साउंड किस का है, हो सकता है और क्या क्या हम इससे समझ सकते हैं। एक ये वाला स्लाइड भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देखो आपको किस तरह से ट्राइनोसोरस को अलग इन्होंने करके दिखा रखा है। एक तो ट्रायरनी का मतलब पता होगा आपको, बहुत ज़्यादा कहीं पे अत्याचार करना, और सॉरस डायनासोरस वाले उससे है। तो ट्राइनोसोरस रेक्स दिखा रखा है, और ये टायरेनिकल जो है इसका मतलब क्या है, टायरेंट लीजर्ड। यानी पहले के टाइम पे डायनासोर को, टाइनोसोरस को अगर आप देखोगे तो टायरेंट लीजर्ड लगेगा। उसको कंपेयर किया गया पॉलिटिकल उससे फैसिस्ट टायरेंट से। फैसिस्ट टायरेंट, फैसिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपनी बात को, अपने रिलीजन को एज एन आगे रख के, और जैसे कि हिटलर वाला कंसेप्ट है ना, आपने उसको रिलीजन को आगे लेके और उसके ऊपर वो फिर रूल करना चाहे, और जो ना माने उसके ऊपर ज़बरदस्ती करना चाहे, दैट इज़ कॉल्ड द फैसिस्ट। तो टायरेंट फैसिस्ट, ये टायरेंट लीजर्ड था जो था वो पास्ट का, उसको कंपेयर किया गया फैसिस्ट टायरेंट इन प्रेजेंट। तो ऐसे भी हो सकता है, बाकी आप मीनिंग लगा सकते हो, जिस तरह की राइटिंग आएगी उसी तरह से आपको इसको टच करना है। तो उसके बाद टीरेक्स कहते हैं इसे, टाइनोसॉरस रेक्स को, जिन्होंने डायनासोर की मूवी देखी होगी भाई, टीरेक्स कहते हैं इसे। कई सारी मूवियों में तो यही दिखाती है, हर जगह मूवी में, तो इसे देख लेना एक बार, अगर नहीं देख रखा तो डायनासोर की मूवी देख लो, एकदम सही मज़ा आ जाएगा फिर।
तो केओटिक डिस्ट्रक्शन दिखा रखा है, एक ब्लाइंड पैनिक दिखा रखा है, ये नॉर्मल सी बात है, साइंटिफिक राइटिंग है तो हर जगह ऐसी होगी। बस यहीं पे ही पूरी राइटिंग ख़त्म होती है, बहुत ही सिंपल, और मैं कहूँ कि बिल्कुल क्लैरिटी मेंटेन करके लिखी गई है राइटिंग। इसमें कुछ ज़्यादा आपको फिगर एंड फैक्ट के थ्रू मूव नहीं करना, बस कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट थिंग तो ये है कि तो साइंटिफिक राइटिंग है, और सेकंड थिंग ये है कि जो राइटर हैं और जो ऑथर है हमारे पास है रे ब्रैडबरी, उनकी जो फ़ारेनहाइट 451 वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। और इसमें बटरफ्लाई इफेक्ट जैसे ये सिस्टम है, इसको याद रखना, इको सिस्टम, इको टोन, ठीक है, ये जैसे कंसेप्ट। और जो हम बॉन्ड होता है नेचर के साथ, उस बॉन्ड को, हर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कहीं ना कहीं अटैच्ड है। उस स्पीसीज को हमें कोई हक नहीं है कि उसको हम कहीं ना कहीं अल्टर करें। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस लेके आते हैं हम, तो पूरा ही फूड चेन या फूड साइकिल जो है और फूड वेब वो पूरा ख़त्म हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट हम पे डायरेक्टली आएगा, इनडायरेक्टली भी नहीं कहूँगा मैं, डायरेक्टली आएगा। तो ऐसे कंसेप्ट को एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ को मेंटेन करते हुए बायोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू साइंटिफिक राइटिंग से इनकैप्सुलेट करके इस राइटिंग को बहुत परफेक्ट तरह से बता रखा है। बस यही है इसमें, तो बहुत ही सिंपल राइटिंग है ना। अब आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी, अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ मन में डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना यार, मेरे को काफ़ी वेट रहता है कि आप सब कमेंट करो नीचे। बस इतना ही है, तो चलो स्पेशल थैंक्स सभी को। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।